हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे आप जानते हो कि मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी रहती है कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं, जिससे आपका इंटरेस्ट एनहांस हो जाए। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंडिया रियल जीडीपी इन 2024-25। वी कैन से फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में इंडिया की रियल जीडीपी कितनी आई है और ये कम क्यों आई है, ऐसे क्या फैक्टर है, इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। और इकोनॉमिस्ट को, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनका क्या कहना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन से साइक्लिक फेज में एंटर कर चुकी है, ये भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन पीरियोडिक रिव्यू ऑफ लॉ। देखो, जैसे आप जानते हो जुडिशियल रिव्यू के बारे में तो आप हमेशा सुना ही होगा। जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जुडिशियल रिव्यू के साथ आपके इंडिया में लेजिस्लेटिव रिव्यू भी होना चाहिए। लेजिस्लेटिव रिव्यू भी होना चाहिए। क्यों, ये भी आपको रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों लेजिस्लेटिव रिव्यू का बोला है। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, याद रखना। अब इंडोनेशिया, अब इंडो ब्रिक्स में 10 मेंबर हो चुके हैं, परमानेंट 10 मेंबर हो चुके हैं। वो कौन से मेंबर हैं और इंडोनेशिया ने ज्वाइन करते ही क्या बेनिफिट मिलेगा ब्रिक्स को। और ब्रिक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो पड़ा हुआ है ब्रिक्स के ऊपर, अभी लेटेस्ट मीटिंग कजान में हुई थी। अगर आपको जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर है जिसमें ऑलरेडी ब्रिक्स आपको क्लियर कर चुका हूं। क्लियर। देन आफ्टर इंडिया यूएसए मैन्युफैक्चर इंटरऑपरेबल सोनोबॉय, देखो ये बनाने जा रही है और ये किस लिए होगा और इंडियन नेवी को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर भारत पोल पोर्टल, अभी ये पोर्टल लॉन्च करा है अमित शाह जी ने, और इस पोर्टल से क्या होगा और इस पोर्टल से कंट्रोल क्या किया जाएगा, ये भी आपको बताऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले न्यूज है कि इंडिया रियल जीडीपी इन 2024 एंड 25। देखो, जैसे आप जानते हो कि अभी एनएसओ का डेटा आया है और उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है, इंडिया रियल जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 एंड 25 आई है सिर्फ ओनली 6.4%। कितनी आई दोस्तों? 6.4%। और बड़ी कम रियल जीडीपी है क्योंकि बड़े बड़े आरबीआई, गवर्नमेंट प्रिडिक्शन और कई सारे ज्यादा लगा रही थी 7%, अबव 7%, कोई 6.7%। बट इंडिया की रियल जीडीपी कम आई कितनी? 6.4% ओनली। और ये 4 ईयर में सबसे कम रियल जीडीपी है। 4 साल में सबसे कम रियल जीडीपी आई है ये इंडिया की। इसको भी याद रखना, ये मेंशन करके आना है आपको कि इंडिया की 4 ईयर के बाद ये सबसे कम रियल जीडीपी है। समझे मेरी बात को कि 4 साल बाद इतनी कम जीडीपी आई है 6.4%। अब मेन फैक्टर क्या है इसका? सबसे बड़ी बात बनती है कि व्हाट इज द मेन फैक्टर that particular GDP is very low. Clear? That particular first of factor is weak private investment. क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। याद रखोगे क्या है? वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा फैक्टर क्या है? जनरल इलेक्शन। क्या है? जनरल इलेक्शन। वी कैन से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन वर्ल्ड, आप जानते हो। और ट्रेड इफेक्ट, वी कैन से ट्रेड इफेक्ट। क्लियर। ये सारे रीजन हो सकते हैं इस इकोनॉमी रियल जीडीपी कम आने की। समझे मेरी बात को? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, ये रियल जीडीपी आई है और बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन सी टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी किस साइक्लिक फेज में आ गई है। तो देखो, इन्होंने बोला है, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट सेड दैट इंडिया इकोनॉमी
एंटर इनटू फेज ऑफ साइक्लिक स्लोडाउन। साइक्लिक स्लोडाउन के फेज में एंटर कर चुकी है इंडिया की इकोनॉमी। याद रखोगे, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप तो जानते हो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी सर्विस सेक्टर पर डिपेंड है, क्योंकि सर्विस सेक्टर ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और सर्विस सेक्टर का फाइंड आउट करना भी जरूरी है। तो सर्विस सेक्टर की अच्छी ग्रोथ हुई है। सर्विस सेक्टर का देखा जाए तो सर्विस सेक्टर ग्रोथ एट 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। अगर कंपेयर किया जाए एज कंपेयर टू, तो भी कम है प्रीवियस ईयर से, एज कंपेयर टू 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। याद रखोगे मेरी बात को कि तो भी प्रीवियस ईयर से कम है। जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ आई है वो है 7.2% इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025। याद रखोगे। अब इसका रीजन क्या है सर्विस सेक्टर का? देखो, डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ होते जा रही है, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे फैक्टर हैं। अब थोड़ा मैं आपको फैक्चुअल डेटा बताता हूं। देखो इसमें दिया हुआ है, देखो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, जीबी एट बेसिक प्राइस। जीबी देखते हैं, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और फॉरेस्ट्री और फिशिंग 2023-24 में था 1.4% ओनली, और 2024-25 में 3.8%। देख रहे हो आप कितनी ग्रोथ हुई है। जो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का जीबीए ज्यादा आया है 3.8%। याद रखना कितना आया है। और अगर जीबीए आपको जाना है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो मेरे आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लीजिए। मैंने आपको पूरी इकोनॉमिक्स करा रहा हूं। एक फाउंडेशन बैच चल रहा है मेरा इकोनॉमिक्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं देना आपको। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी 10 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं इकोनॉमी के, और सेकंड लेक्चर है रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जिसमें मैंने आपको जीबीए पूरा बताया है। क्लियर? देन आफ्टर माइनिंग एंड क्वेरिंग। देखो माइनिंग क्या है, पहले 2023 और 24 में 7.1% थी ग्रोथ। जीबीए कितना था? 7.1%। और अगर इसी साल देखा जाए तो 2.9%। मतलब सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ है? माइनिंग एंड क्वेरिंग का। किसका लॉस हुआ है? माइनिंग और क्वेरिंग का। और मैन्युफैक्चरिंग का भी लॉस हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग प्रीवियस ईयर थी 9.9% जीबीए, अब है इसका 5.3%। कितना है? 5.3%। ये फैक्ट याद रखना, 2-3 फैक्ट याद रख लिया। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटेंसिल सर्विस, इसकी भी रिडक्शन हुआ है ग्रोथ में जीबीए में। पहले था 7.5%, अब है 6.8%। क्लियर? देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का भी लॉस हुआ है, 9.9% था, अब 8.6% है। देन आफ्टर ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इसमें भी रिडक्शन हुआ है। प्रीवियस 6.4%, अब 5.8%। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस, पहले था 8.4%, अब है 7.3%। दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विस, इसकी ग्रोथ हुई है। तभी तो सर्विस सेक्टर का 7.2% ग्रोथ हुई है। ये मैंने बताया, डिफेंस सेक्टर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी सर्विस की ग्रोथ कितनी हुई है? पहले थी 7.8%, अब है 9.1%। समझे मेरी बात को? अब कितना है? 9.1%। तो जीबी एट बेसिक प्राइस देखा जाए तो 7.2%, अब है 6.4% ओनली। क्लियर? क्लियर? समझे मेरी बात को? और यहां भी देख लीजिए, प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? प्रीवियस ईयर 4% था, अब 7.3% है। समझे मेरी बात को? गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, प्राइवेट का एज वेल एज गवर्नमेंट का। पहले था 2.5%, अब 4.1%। देन आफ्टर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पहले था 9%, अब 6.4%। ये सारे फैक्ट, 3-4 फैक्चुअल पॉइंट याद रख लेना कि कितना कितना परसेंटेज हुआ है रिडक्शन और कितना इंक्रीज हुआ है। दैट इज इंपॉर्टेंट।
बट मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ओनली जीडीपी का डेटा याद रखना है कि रियल जीडीपी सिर्फ ओनली 6.4% आई है, और रियल और नॉमिनल में आपको कई बार बता चुका हूं, रियल इज आर दो जीडीपी दैट एडजस्ट द इन्फ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, और रियल नॉमिनल में जिसमें एडजस्ट इन्फ्लेशन नहीं होता है। क्लियर, समझे मेरी बात को? तो पूरी बात समझ गए कि क्या फैक्टर है, रियल जीडीपी कम क्यों आई है, और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है 7.2%। क्लियर, चलते बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अंडर नीड ऑफ पेरियोडिक रिव्यू ऑफ लॉ। देखो, आपने कई बार सुना होगा जुडिशियल रिव्यू के बारे में, पहले आप इसको समझिए। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सबसे बड़ी बात क्या होती है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? देखो, आप जानते हो कि लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम क्या है? क्या? लॉ बनाना। क्लियर, मेक द लॉ। अब ये लॉ कभी कभी ऐसा होता है, ये लॉ का कोई पिटिशन लग गई सुप्रीम कोर्ट में कि इस लॉ का रिव्यू करा जाए, ये क्योंकि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। क्लियर, तो क्या है कि जुडिशियल रिव्यू करा जाता है इसको, और अगर लॉ चेक करने के बाद, रिव्यू करने के बाद बाय जुडिशरी देखा जाता है कि हाँ, इसमें ऐसे कुछ प्रोविजन है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? अनवर्ड बोल दिया जाता है। और अगर उसके अंदर ऐसे प्रोविजन नहीं है जो कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, उसको भी कहता है हरी झंडी मिल जाती है, हिंदी में बोला तो क्लियर, हरी झंडी मिल जाएगी। अब क्या है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करके आना बड़े इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देयर शुड बी periodic रिव्यू ऑफ लॉ। क्या है कि पेरियोडिक रिव्यू, हमेशा जितने भी लॉ हैं इनको चेक करते रहना चाहिए, इनका रिव्यू करते रहना चाहिए कि ये अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मानिए किसी लॉ को बनाया है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, हाँ ये काम करेगा, अब उसको रिव्यू जब तक आप नहीं करोगे कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो कैसे इफेक्टिवनेस होगा? समझे मेरी बात को? यहां पर इफेक्टिवनेस का मैटर है। क्या है? इफेक्टिवनेस का मैटर है। समझे मेरी बात को? दैट इज द मैटर ऑफ इफेक्टिवनेस। समझे मेरी बात को? दैट इज द मैटर ऑफ इफेक्टिवनेस। समझे? अब क्या है, इफेक्टिवनेस कैसे होगा? देखो आप समझिए, जब उसका पेरियोडिक रिव्यू होगा, क्या होगा? जब उसका पेरियोडिक रिव्यू होगा तभी वो इफेक्टिव कहलाएगा। समझे मेरी बात को? जब उसका पेरियोडिक रिव्यू होगा लॉ का, तभी वो इफेक्टिव कहलाएगा कि अगर वो अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट डिसाइड दी वी कैन से इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ। और हमेशा आप जानते हो कि जुडिशियल रिव्यू के कारण कई सारे पेंडेंसी ऑफ केस पड़े हैं। जुडिशियल रिव्यू के कारण कई सारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ वी कैन से केस पड़े हैं, क्लियर, सुप्रीम कोर्ट में। बट इसका रिजोल्यूशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लेजिस्लेटिव रिव्यू भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेजिस्लेटिव रिव्यू भी होना चाहिए अलोंग विथ जुडिशियल रिव्यू, अलोंग विथ जुडिशियल रिव्यू। क्या है? लेजिस्लेटिव रिव्यू भी होना चाहिए अलोंग विथ जुडिशियल रिव्यू टू चेक आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ एंड चेक दैट लॉ is achieving goal और ऑब्जेक्ट। क्लियर? जो इस ऑब्जेक्ट के लिए डिसाइड करके लॉ निकाला है वो ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी डिफाइन करा जाएगा इसमें। क्लियर? और अगर वो ऑब्जेक्ट को नहीं अचीव कर रहा है
तो इसमें कई सारे लूपहोल, वी कैन से बोटलनेक, डिफिशियंसी, ये वर्ड मेंशन करके आना, डिफिशियंसी एंड ग्रे एरिया, इन सबको चेक किया जाएगा और रिजॉल्व किया जाएगा। दूसरी बात क्या बोली सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर शुड बी एक्सपर्ट पैनल टू रिव्यू, there should be expert panel to review the law by legislature, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जुडिशियल रिव्यू के कारण जो पेंडेंसी ऑफ केस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। समझे मेरी बात को? तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी अच्छी बात बोली है, ये मेंशन करके आना कंक्लूजन में, इवन आपके रिव्यू के लिए बोले हैं तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट there should be a one committee or expert panel to review the particular law that they are achieving a particular object or not, that's mention। क्लियर? इस तरह से मेंशन करके आना, कंफर्म है? क्लियर? चलते अपन आगे। इंडोनेशिया विल फॉर्मली जॉइन ब्रिक्स फुल मेंबर। अब देखो, इस न्यूज को सुनने से पहले आपको पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर चाहिए। यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक एडिटोरियल का फोल्डर है जिसमें मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। क्या है? ब्रिक्स के बारे में डिटेल में समझाया है, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्रिक्स क्या है। समझे मेरी बात को? इवन मैंने आपको एक एक टॉपिक, एक एक ब्रिक्स की मीटिंग आपको क्लियर करे हैं, और मेन डिसीजन है जो ब्रिक्स के, वो तक आपको क्लियर करे हैं। तो इंडोनेशिया ने अभी फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ब्रिक्स क्या है? देखो, आप जानते हो ब्रिक्स, आपको हर लेक्चर बताता हूं, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखोगे, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स। और ब्रिक्स के सर मेंबर कौन कौन से हैं? तो बी फॉर ब्राजील। अब इसके वी कैन से 10 मेंबर हो गए। कौन हो गए? परमानेंट 10 मेंबर है इसके। क्लियर? और जब ये स्टार्ट हुआ था सिर्फ ओनली 4 मेंबर थे। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। देन आफ्टर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। अब इसके बाद और भी मेंबर बन गए, वो आपको क्लियर कर रहा हूं। तो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देन आफ्टर इथोपिया, इजिप्ट, यूएई, देन आफ्टर इंडोनेशिया, ईरान। ये 10 मेंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मेंबर परमानेंट मेंबर बन गए हैं। याद रखना, ये 10 मेंबर परमानेंट मेंबर बन गए ब्रिक्स के। क्लियर? याद रखोगे। अभी लेटेस्टली इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को। अब ब्रिक्स की इतनी, मतलब वीकेंड से इतना उसकी वैल्यू बढ़ते क्यों जा रही है? देखो, आप जानते हो कि आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सक्सेस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 10 मेंबर है। इसमें अभी 10 मेंबर हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियां हैं 10 मेंबर। क्लियर? अब क्या है? आसियान सक्सेस है। आसियान से हर कंट्री जुड़ना चाहती है क्योंकि ये सक्सेस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही ब्रिक्स भी सक्सेस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ब्रिक्स इज ऑल्सो अ सक्सेसफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वाई इससे कंट्रियां कई सारी जुड़ना चाहती हैं। इवन मैंने आपको ब्रिक्स के लेक्चर में बताया था कि अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया की भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए, और सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया, होल्ड कर दिया है। अर्जेंटीना ने मना कर दिया है कि हाँ, हम नहीं बनेंगे मेंबर इसके। तो अर्जेंटीना तो मना कर चुकी है, बट सऊदी अरेबिया का अभी एप्लीकेशन होल्ड पर है। देखते हैं, जैसे ही वो डिसीजन लेंगे
पर इंडोनेशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है। क्लियर। हालांकि इनकी एप्लीकेशन बहुत पहले पड़ी हुई थी, बट यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्शन होने थे तो प्रभुतो, अभी नए प्रेसिडेंट जो बने हैं, ऐसे ही नाम है प्रभुतो सोनोवाल, कुछ ऐसा नाम है प्रभुतो, तो वो अब बनने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बन गए। आपको क्या याद रखना है कि ब्रिक्स के 10 मेंबर हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, देन आफ्टर ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई एंड इंडोनेशिया लेटेस्टली। क्लियर। चलते बनाएंगे। इंडिया यूएसए जॉइंटली मैन्युफैक्चर इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय। देखो क्या है, इंडिया और यूएसए ने अभी डिसाइड किया है कि वो सोनोबॉय बनाएंगे, इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय, इंडिया के अंदर दोनों मिलके। अब कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन सी वी कैन से कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये है अल्ट्रा मैरीटाइम। कौन? यूएसए की है अल्ट्रा मैरीटाइम, और हमारे इंडिया की है भारत डायनामिक लिमिटेड। कौन सी? भारत डायनामिक, हमारे पीएसयू जो भारत डायनामिक लिमिटेड, ये याद रखना। ये दोनों कंपनियां मिलके ये सोनोबॉय बनाएंगी। अब ये सोनोबॉय है क्या? तो देखो ये क्या है, ये इंडियन नेवी के लिए है। क्या है? इंडियन नेवी के लिए। और ये एनहांस करेगा सेफ्टी एंड इट ऑल्सो ट्रैक दी सबमरीन। किसको? सबमरीन को ट्रैक भी करेगा। समझ गए मेरी बात को? सबमरीन को ट्रैक भी करेगा। समझे मेरी बात को? तो इंडिया और यूएसए ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है। सिंपल है ये न्यूज़। एक सोनोबॉय बनाने के लिए जो इंडिया में बनाया जाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगी। एक कंपनी है यूएसए की अल्ट्रा मैरीटाइम, और हमारे इंडिया की पीएसयू है भारत डायनामिक लिमिटेड। ये दोनों मिलकर सोनोबॉय बनाएंगी। और सोनोबॉय क्या करेगा? ये जो एनिमी के सबमरीन है या दूसरी कंट्री के सबमरीन है उनको ट्रैक करेगा। और आप जानते हो ऐसा क्यों कर रही है इंडिया और यूएसए? चाइना का वीकेंड से लेग्स बढ़ते जा रहा है किसके अंदर? ओशियन के अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय यूएसए एंड इंडिया। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? दैट्स अ पॉइंट। याद रखोगे, सोनोबॉय इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर बनाने वाली है। क्लियर। सिंपल है न्यूज। चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल। ये पोर्टल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या है कि अमित शाह जी ने अभी एक लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल। उसका मेन मोटिव है टू कंट्रोल दी इंटरनेशनल और ट्रांसनेशनल क्रिमिनल। क्या करना? ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटी को कंट्रोल करना इस भारत पोल पोर्टल का मेन मोटिव है। अब ये काम कैसे करेगा? इसमें क्या होगा? पोर्टल के जरिए जो इंडियन पुलिस है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंडियन की, वो कंसल्ट करेंगी, डेटा कलेक्ट करेंगी फ्रॉम दी डिफरेंट कंट्री लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और इंटरपोल के साथ भी डीलिंग करेंगी कि वी कैन से ट्रांसनेशनल क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। समझ गए? दैट्स अ मेन मोटिव ऑफ दी भारत पोल पोर्टल। देखिए आप, भारत पोल पोर्टल अमित शाह जी ने, जो कि हमारे यूनियन होम अफेयर मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी ने अभी क्या किया? भारत पोल पोर्टल भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां पर इसको वीकेंड से लॉन्च किया है। क्लियर। भारत पोल पोर्टल। अब ये क्या करेगा? इसका मेन मोटिव होगा टू कंट्रोल वीकेंड से ट्रांस नेशनल क्राइम। अब ये होता क्या है ट्रांसनेशनल क्राइम? तो आप जानते हो, जब कोई दूसरी कंट्री का सिटीजन वीकेंड से यहाँ पर बॉर्डर एरिया से या फिर हमारे कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में क्राइम करता है तो वो ट्रांसनेशनल क्राइम कहलाता है। क्लियर। तो मतलब कोई दूसरी कंट्री का बॉर्डर एरिया पर जो अगर कोई भी क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसनेशनल क्राइम। तो इसको कंट्रोल करने की कैसे कंट्रोल करा जाएगा? कंट्रोल इसको ऐसे करा जाएगा जब हम उस कंट्री या दूसरी इंटरपोल के साथ डीलिंग करेंगे और डेटा शेयर करेंगे अमॉन्ग दीज कंट्रीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कि हाउ टू कंट्रोल द ट्रांसनेशनल क्राइम। समझ गए मेरी बात को? तो इसका मेन मोटिव है। हालांकि मैं आज के एमसीक्यू में वीडियो में इसके ऊपर बता चुका हूं भारत पोल के बारे में, पोर्टल के बारे में, कि
किसने लॉन्च किया और कहाँ लॉन्च किया, भारत पोल पोर्टल। और सिंपल है, याद रखना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, सिक्योरिटी, ये डायरेक्ट कंसल्ट करेंगी विद इंटरपोल और दी अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, कंट्री की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ, कि कैसे ट्रांसनेशनल क्राइम को कंट्रोल किया जाए। क्लियर। तो इसी के साथ 8 जनवरी के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 9 जनवरी को। और दोस्तों, मेरा 2 दिन वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं डाला था। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।